Hi friends, welcome back on my YouTube channel. In my last lecture, we discussed about the general introduction of the pharmacology. So today I will discuss about the फार्माकोकाइनेटिक. ठीक है, यानी कि उसके अंदर 4 स्टेप मेनली होती हैं, ADME: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. ये 4 प्रोसेस जो हैं वो फार्माकोकाइनेटिक कहलाती हैं. ठीक है, यानी कि कोई भी जब हम दवा खाते हैं तो कोई भी दवा खाने के बाद कैसे एक्शन आता है, मतलब जब हम कोई भी दवा खाते हैं और तब तक जब तक हमारा एक्शन आ जाता है तो उसके बीच में कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में जिसके रिजल्ट में हमें अपना जो डिजायरेबल जो एक्शन होता है वो एक्शन हमें कम्स आउट होता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये जो 4 प्रोसेस है उन चारों प्रोसेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहली प्रोसेस इसके अंदर है एब्जॉर्प्शन. तो एब्जॉर्प्शन को देखते हैं. एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब कोई भी दवा हम खाते हैं तो कोई भी दवा खाने के बाद कोई भी जो जो ड्रग है वो स्टमक में जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है. वहां पे जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे जाके उसका डिसोल्यूशन होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है. तो जो उस दवा के जो उस टैबलेट्स के जो लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में. आफ्टर देन वो डिजोल्यूट होता है, डाइल्यूट उसमें डिजोल्व होता है, फिर डिजोल्व होके वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है. इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन द शॉर्ट एक मेथड बता देता हूँ कि कैसे जो प्रोसेस होती है जिससे हमारा एक्शन आता है. देखो, सबसे पहले जो हम दवा खाते हैं सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होती है, तो हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगी. एब्जॉर्ब होके वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो पहुंच जाती है. अब ब्लड स्ट्रीम से वो ड्रग हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है और वहां पहुंच जाती है जहां हमारे उस ऑर्गन को, जहां पे जैसे हमारे जहां पे भी दर्द पेन हो रहा होता है तो वहां पे जो एक्शन चाहिए होता है तो वहां पे उस रिसेप्टर को जाके बाइंड होती है और बाकी रिसेप्टर्स उसको अटैच नहीं हो पाते हैं, वही रिसेप्टर अटैच होता है जहाँ पे एक्शन चाहिए होता है. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है और हमारा जो एक्शन है वो कम्स आउट होता है. ऐसे हमारी दवा काम करती है, ऐसे हम ठीक हो जाते हैं. तो ऐसे एक्शन आता है. तो हम बात करते हैं अब एब्जॉर्प्शन की कि कैसे एब्जॉर्प्शन होता है. तो जब दवा हम खाते हैं स्टमक में पहुंचती है, इंटेस्टाइन में पहुंचती है, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट होकर डिजोल्व होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है. इसी प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं फ्रेंड्स. याद रखना कि जब कोई दवा हम खाते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंची, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है, ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने तक की प्रोसेस ही एब्जॉर्प्शन कहलाती है. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन 4 टाइप का होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं. एब्जॉर्प्शन में मेनली 4 प्रोसेस होते हैं. एक तो पैसिव, एक एक्टिव, एक फैसिलिटेटेड, एक होती है फ्रेंड पैसिव हो गया. पैसिव के अंदर क्या होती है, एक यहाँ पे एक पिनिकोसाइट और होती है. 4 प्रोसेस वजह 3 भी देख लें, पिनिकोसाइटोसिस. ये टोटल 4 प्रोसेस यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हम पढ़ते हैं. पैसिव में क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो होता है वो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, यानी हाई टू लो में जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात होती है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे 2 टंकी भरी हुई है, एक टंकी में पानी कम है, एक टंकी में ज्यादा है, तो अपन फ्लो यदि हम नल उसमें वो करेंगे तो अधिक से कम की ओर आसानी से चला जाएगा. तो यहाँ पे एक बात आएगी कि यहाँ पे कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना एनर्जी के ही ये आसानी से उसमें फ्लो कर जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. और जो ड्रग का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ. ठीक है, तो ये होता है पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. अब बात करते हैं एक्टिव की. तो एक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध काम करना पड़ता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब आप उसी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई टंकी में पानी कम है और हाई में जाएगा तो आपको पता है श्योर यहाँ से एनर्जी अप्लाई करेंगे तभी उसमें हाई की तरफ जा पाएगा, ठीक है। तो वही सिस्टम है यहाँ पे। तो ये दोनों हो गए एक्टिव पैसिव। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड। देखो इसमें क्या होता है, जो ड्रग जो होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, वो उसको एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई ना कोई मीडिएटर होता है जो कि उसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये पेनिकोसाइटोसिस लास्ट है। इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में अपने को पता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यदि उन पोर्स के अंदर जो स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं ड्रग्स के, वो यहाँ पर फिट हो जाते हैं और वो उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, यानी जो भी हम दवा खाते हैं उस दवा का हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, हमारे ब्लड फ्लो के अंदर पहुंचना ही क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये होती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसके अंदर हमने 4 पढ़ लिए हैं। हाँ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और आती है कि जो हम ओरली जो ड्रग लेते हैं उनमें ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है फ्रेंड्स। जो आईवी रूट से हम लेते हैं, आईएम रूट से हम लेते हैं, इनसे क्या होता है, डायरेक्ट जो है ना वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है ड्रग, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस तो जाहिर सी बात है वहां पे गायब होगी, यदि वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो हाई होता है, मतलब जल्दी रैपिड एक्शन होता है, यानी कि जो भी काम यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे में होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये प्रोसेस में 2 गायब हो जाती हैं। जब बात करें ये पेरेंटल रूट की, तो वहां पे जो ड्रग है वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है फ्रेंड्स। तो ये आप ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो इनमें नहीं होती है, इसीलिए कहते हैं कि हम इंजेक्शन लगवा लेते हैं कि इंजेक्शन से जल्दी रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, अनदर पार्ट ऑफ दी फार्माकोकाइनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि ड्रग एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, ब्लड में पहुंच गया, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया, अब आगे क्या होगा, आगे उसका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन से हिंदी में हम बात करें कि वितरण, यानी कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, फैल जाना, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक ड्रग का फैलना ही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इसको ऐसे समझिए, यानी कि ड्रग हमारा पहुंच गया है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, अब उसको हर एक ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। अब हर एक ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो उसके पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, जो ड्रग है वो अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होगा। यहाँ पे भी एक सेम वैसी प्रोसेस होती है जो आपने पहले पढ़ रखी होगी, की एंड लॉक थ्योरी। की एंड लॉक थ्योरी में क्या होता है, पर्टिकुलर ताला जो है वो अपनी चाबी को ही एक्सेप्ट करता है, यानी कोई पर्टिकुलर चाबी उसी तरीके से फिट हो जाती है जैसे इसके अंदर कोई ड्रग है एक रिसेप्टर में, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये वहां पे ऑर्गन के रिसेप्टर में जाके बाइंड होती है और बाइंड होने के बाद में एक्शन अपना शो होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रेंड्स जो होता है वो हम इसको समझ सकते हैं कि जो ड्रग है वो पहुंच चुका है हमारा ब्लड स्ट्रीम में, अब वहां पे सेल मेम्ब्रेन होती है, अब उसको क्रॉस करना है उसको, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हैं ये हमारा ड्रग है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ पे देखो एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग को इनको क्रॉस करना है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स है उनसे ये प्लाज्मा प्रोटीन है, वहाँ प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाता है ड्रग और यहाँ पे आता है। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ये पोर्स होते हैं ये इतने बारीक होते हैं कि इनके अंदर सिर्फ ओनली ड्रग ही जा सकता है। तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन्स जो कैरियर्स होते हैं, प्रोटीन से यहाँ पे रह जाते हैं, ओनली जो ड्रग है हमारा वो यहाँ पे पोर्स से इनसे क्रॉस करके और इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि हमारी सेल में पहुंच जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे जो ड्रग है और फिर यहाँ पे वो पर्टिकुलर वहाँ पे जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग, ठीक है। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सीधा मेटाबॉलिज्म की। हम 2 प्रोसेस यहाँ पे पढ़ चुके हैं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन। फ्रेंड्स बिल्कुल आसान लैंग्वेज में यहाँ पे चल रहा है, मैं कुछ यहाँ पे हिंदी वर्ड्स भी यूज कर रहा हूँ इस समझने में ताकि और भी आसानी हो। अब यहाँ पे अब बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की। इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, बायो
ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ड्रग जो है, जो हमने दवा खाई है, वो एब्जॉर्ब भी हो गई, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में फैल भी गई और डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन पहुंच गई और पूरी हर एक रिसेप्टर तक वहां पे पहुंची। अब जहां पे उसको बाइंड होना है वो वहां पे हो जाएगी उस रिसेप्टर पे, ठीक है। अब उसका मेटाबोलाइज कैसे होता है, देखो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस आपने पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रखा होगा कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर के द्वारा कुछ एंजाइम्स जो है उनका बहुत सारा रोल होता है, जैसे कि कार्बोलिक एसिड और भी बहुत सारे, जैसे कि several types of enzymes which are used in the in several types के एंजाइम होते हैं जिनका इनमें मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, लीवर के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। मेटाबॉलिज्म में, तो मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग है उसको अपने को बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जो ड्रग रिसेप्टर पे लंबे समय तक बाउंड होगा तो वहां पे वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। इसलिए यहाँ पे किसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, उसको एक्सक्रीट आउट करने का मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो इसमें देखो दो काम अपने को होते हैं, एक तो मेटाबॉलिज्म पाथवे फर्स्ट बोलते हैं जिसको, फर्स्ट पाथवे और सेकंड पाथवे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट के अंदर क्या किया जाता है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये रिएक्शंस क्या करती हैं, उसको क्या करती है, पोलैरिटी इसकी इंक्रीज कर देती हैं। पोलैरिटी इसकी इंक्रीज हो जाएंगी यानी कि वो वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो आसानी से वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि हम बात करें सेकंड प्रोसेस की, तो सेकंड पाथवे के अंदर क्या होता है कि जो ड्रग है उसको उसकी शेप के अंदर चेंज किया जाता है, ठीक है। ये दो, इसका इसका मोटो क्या होता है सेकंड पाथवे का, कि ड्रग की शेप में चेंज करना, ठीक है। और जो फर्स्ट होता है उसकी पोलैरिटी इंक्रीज करके उसको जल्दी से एक्सक्रीट आउट किया जाए, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे रिडक्शन हो गई, ये मैंने बताया कि यहाँ पे वो होती हैं रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये सारी बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ पे होती है ताकि वो आसानी से बाहर जाए। और मैंने क्या कहा था कि ये सारे के सारे जो इसमें एंजाइम्स का काफी रोल होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज हो गया और भी एनहाइड्रेज, कार्बोक्सिलेज, तो ये सारे एंजाइम हैं, ये क्या करते हैं, इसमें काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सेकंड पाथवे में, इसका शेप चेंज करना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। अब ड्रग के मेटाबॉलिज्म होने का देखो, अब मैं आपको एक बार दोबारा से इसका बता दूं कि मेटाबॉलिज्म का ओनली ऑन एक ही मोटो होता है कि उस ड्रग को एक्सक्रीट होने के काम डाउन शुरू हो जाता है, तो इसमें इसकी पोलैरिटी इंक्रीज होती है और ड्रग का शेप चेंज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं लास्ट इसका जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। अब आपको पता है कि ड्रग एब्जॉर्ब भी हो गया, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, यानी कि जहां पे उसकी जरूरत थी, हमारे बॉडी के जोन से ऑर्गन में जरूरत थी, हमें हेड पेन हो रहा था, जहां पे पहुंच गया है वो बीबी ब्लड जो ब्रेन बैरियर होता है वहां पे क्रॉस करके वहां पे पहुंच गया है। तो ये जहां पे जरूरत होती है, जैसे कि किसी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन में जहां पे पेन हो रहा है, हमने वहां के लिए ड्रग्स खाई, जैसे कि आंख, नाक, कान, हम जब भी, तो जहां पे उसका जो रिसेप्टर होता है वहां पे वो बाइंड कर जाता है और वहां पे वो एक्शन ब्रेक करता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की। अब एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगा तो वहां पे टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, तो उसको एक्सक्रीट आउट करना भी काफी जल्दी जरूरत होता है। तो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिज्म से यहाँ पे एक्सक्रीशन काउंटडाउन शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन के एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपको पता है स्किन है, स्किन हो गया, लंग्स हो गया और यूरिन हो गया। ये क्या है, ये इनके थ्रू क्या हो जाता है, जो ड्रग हमने खाया है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे मॉडिफाइड लास्ट का जो पार्ट होता है बिल्कुल वो एक्सक्रीट आउट होता है ड्रग का। तो इसके अंदर स्किन जैसे कि जो बहुत सारे वोलेटाइल्स ड्रग्स हैं, वोलेटाइल ऑयल वाले, वोलेटाइल नेचर वाले, वो ड्रग्स स्किन के थ्रू एलिमिनेट होते हैं और लंग्स के थ्रू होते हैं, यूरिन के थ्रू होते हैं, और लंग्स के थ्रू होते हैं, ये स्किन के थ्रू होते हैं हैवी मेटल्स, सॉरी यहाँ पे हैवी मेटल्स जो है जैसे कि आर्सेनिक हो गया, ये सब स्किन के थ्रू होते हैं, और लंग्स के थ्रू होते हैं वोलेटाइल वाले, और यूरिन के थ्रू जो होते हैं वो जनरली हो जाते हैं। जो एक्सक्रीशन जो ऑर्गन है एक्सक्रीटर के थ्रू ये जो ड्रग्स हैं ये एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं शरीर से बाहर, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे चलती है ड्रग्स मैकेनिज्म में। तो अब आप जान गए होंगे कि हमारे शरीर में से कौन कौन से प्रोसेस होती हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो भी
कोई भी डिजीज कॉज होती है उसमें रिलीफ होता है, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती होगी। तो एब्जॉर्प्शन बताया, डिस्ट्रीब्यूशन बताया, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म और फिर एक्सक्रीशन। तो ठीक है, अब ओवरऑल मैं आपको एक सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसका पूरा वो कर देता हूँ, एक प्रकार से सारांश जिसे हम कहते हैं। देखो कोई भी दवा हम जब खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैं इसके पर गया कि जो फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के, देखो जहाँ पे जितना ज्यादा लार्ज एरिया होगा वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा होगी। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज होता है वो कम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विलाइन जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसकी वजह से जो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट जो होते हैं वो हाई होती है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट हाई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात होती है एब्जॉर्प्शन की। तो स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। जिस भी ऑर्गन के रिसेप्टर को उस पे वहां पे जाके बाइंड होना होता है, वहां पे वो बाइंड होता है, बाइंड होके वहां पे एक्शन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा हमने बताया कि मेटाबॉलिज्म में लीवर के द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं वो उसमें काफी हेल्प करते हैं। और किसका काउंटडाउन शुरू हो जाता है, मैंने कहा था कि उसको ड्रग को एलिमिनेट करने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, उसकी पोलिटी इंक्रीज कर दी जाती है, उसको शेप में चेंज कर दिया जाता है ड्रग्स के। ठीक है, ताकि वो आसानी से इजीली ब्लड में घुल जाए और ब्लड में घुल के वो आसानी से एलिमिनेट हो जाए। अब उसमें देखो किडनी के जो मोस्ट ऑर्गन है, किडनी भी यहाँ पे, उसके अंदर 3 प्रोसेस होती हैं। ये आपने पहले पढ़ रखा होगा, ग्लूमेरस, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोसेस इसके अंदर होती है वो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ड्रग को एलिमिनेट आउट करने के लिए। ये अपना आज का लेक्चर था फ्रेंड्स। ये हमने पढ़ा कि अच्छा एक बात और कर लेते हैं कि एडवर्स रिएक्शन क्या होती है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। देखो एडवर्स रिएक्शन क्या होती है, जो हमारा ड्रग जहाँ पे रिसेप्टर बाइंड नहीं होना था वहां पे वो बाइंड हो जाएगी। जैसे कि तो वहां पे बाइंड होने के बाद वहां पे क्या हो जाता है, एक्शन गलत आएगा, सीधी सी बात है। वहां पे अलग एक्शन आएगा, जो हमने को अनडिजायरेबल एक्शन आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे उनको बोलते हैं, जो अलग रिएक्शन कोज हो जाती है उसको बोलते हैं एडवर्स रिएक्शन, और उनकी वजह से ही साइड इफेक्ट आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात होगी साइड इफेक्ट और इसकी साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन की। कोई भी एडवर्स, कोई हमें अनडिजायरेबल एक्शन आ जाता है, उन सबको ये सब बोलते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, और मैं ऐसी मोर वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।